हेलो क्रशर्स, वेलकम टू द क्रैश अप योलो सीरीज। आज हम पढ़ने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पहला लेक्चर। ये एक नया चैप्टर है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ में हम थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ लेंगे। ये सीरीज़ देखने के बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी साथ में सॉल्व करेंगे। मेरा नाम विक्रांत किरार है और अब इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। क्रैश अप एग्जिस्ट करता है ताकि सभी तक हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री में पहुंच सके। अगर आपको लगता है कि सभी को मौका मिलना चाहिए अपनी ज़िंदगी को बदलने का, तो प्लीज़ क्रैश अप को इस मिशन में सपोर्ट करो। उसके लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स है उनको भी चेक कर सकते हो। साथ में सेशन के कलरफुल नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप चेकआउट ज़रूर करें। और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या फिर इसे KTG नाम से भी जाना जाता है। नाम से ही पता चल रहा है इसमें एक थ्योरी है जो कि गैसेस के बारे में है। और वो थ्योरी किस तरह की है? काइनेटिक थ्योरी है। काइनेटिक का मतलब क्या होता है? मोशन में कहीं ना कहीं कोई चीज़ होगी। तो मोशन में कौन सी चीज़ है? गैस मोशन में गैस की बात हो रही है। गैस मोशन में का मतलब क्या है? एक डब्बे में गैस भरो और उस डब्बे को इधर फेंक दो तो डब्बे का कुछ मोशन हो जाएगा। नहीं, हमें डब्बे का मोशन नहीं पढ़ना, हमें देखना है कि गैस में क्या हो रहा है। तो हमारे आसपास जो गैस है, हर गैस किसी ना किसी एटम या मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है। और वहाँ पर एटम से मॉलिक्यूल सभी इस तरीके से मोशन कर रहे होते हैं, उधर उधर जा रहे होते हैं, टकरा रहे होते हैं, उनके बीच में कोलिशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और हम जानते हैं किसी भी पार्टिकल का अगर मोशन होता है तो वहाँ पे हम कुछ चीज़ें नाप सकते हैं, जैसे उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड का डायरेक्शन क्या है, या उसकी वेलोसिटी कितनी है, या फिर उसका मोमेंटम कितना है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम पता कर सकते हैं। लेकिन क्या हमारे पास मान लो ये गैस है तो हम उसमें लाखों करोड़ों जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, सबके लिए स्पीड, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी वो नापने बैठते हैं? हमें एक एटम दिखाई तो देता नहीं है, उसकी अलग से वेलोसिटी पता करके मैं क्या कर लूँगा, मुझे उसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। तो हम यहाँ पर इंडिविजुअल एटम्स या मॉलिक्यूल्स के पैरामीटर नहीं देखना चाहते। हमें इंडिविजुअल एटम की वेलोसिटी कितनी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें पता करना है कि यहाँ पर जो गैस है उसका टेम्परेचर कितना है, उसका प्रेशर कितना है, उसकी डेंसिटी कितनी है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम नापते भी हैं, जिसका मैं रियल लाइफ में यूज़ भी करूँगा। टेम्परेचर कितना है हम फील कर सकते हैं, कोई गैस गर्म है या नहीं है, उसका प्रेशर ज़्यादा है तो वो लीक कर सकती है कहीं से। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अब हम अलग तरह की चीज़ें यहाँ पर नापते हैं। तो पहले तो हम लिखते हैं कि काइनेटिक थ्योरी में हम मानते क्या चीज़ है। काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से गैसेस कंसिस्ट ऑफ rapidly moving atoms और molecules या एटम हमारे पार्टिकल हो गए, उनका कुछ मोशन है, वो रैपिडली मूव कर रहे हैं। तो क्या क्या चीज़ें जो हम नाप सकते हैं वो लिख लेते हैं पहले। What can we measure? हम गैस में दो तरह की प्रॉपर्टीज़ को नापते हैं। एक होती है माइक्रोस्कोपिक, दूसरी होती है मैक्रोस्कोपिक। पहले लिख लेते हैं इनके नाम, फिर बाद में समझेंगे ये होता क्या है। तो हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होंगी, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? हमारे पास गैस है कहीं पर, इसका मतलब बहुत सारे छोटे छोटे इस तरीके से एटम्स हैं। हर एक एटम की कुछ वेलोसिटी होगी, उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर किसी एक पार्टिकल की वेलोसिटी है, एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है, एक पार्टिकल का मोमेंटम मैं नाप रहा हूँ, तो उसको मैं बोलूँगा ये उसकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। हमारे पास कुछ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी, जैसे कि वेलोसिटी, या फिर हमारे पास हो सकता है मोमेंटम, या फिर हमारे पास हो सकती है काइनेटिक एनर्जी। इस तरह की चीज़ें। लेकिन रियल लाइफ में मेरे लिए ये सब मेजर करना कोई सेंस नहीं बनाता और बहुत मुश्किल भी है। देखो यहाँ पे इतनी सारी गैस है, क्या आपको गैस दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है। अगर दिखाई दे भी रही होती, इसका कोई कलर होता, तो क्या आपको एक एटम दिखाई देता है? यहाँ पे इतना छोटा एटम दिखाई नहीं देता। और क्या उसकी वेलोसिटी नाप के आपको कोई फ़ायदा हो जाता? शायद इस पर्टिकुलर केस में डे टू डे लाइफ में मेरे लिए वो चीज़ उतने फ़ायदेमंद नहीं है।
तो ये प्रॉपर्टीज़ मैं बहुत मेहनत करके नाप तो सकता हूँ गैस के लिए, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। किस तरह की प्रॉपर्टी से मुझे फ़र्क पड़ता है? यहाँ मेरे आसपास गैस है, उसका टेम्परेचर कितना है, या फिर उसका प्रेशर कितना है, मैं प्रेशर फील कर सकता हूँ, है ना? या फिर उसकी डेंसिटी कितनी है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के कारण नहीं होती है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल करके ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी, उनको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। जैसे कि हमारे पास हो जाएगी सबसे पहले प्रेशर, हमारे पास हो जाएगा टेम्परेचर, हमारे पास हो जाएगा वॉल्यूम, इन्हीं से आप डिराइव कर सकते हो डेंसिटी। हम ये भी नापेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि ओवरऑल हमारे पास मान लो कोई कंटेनर में गैस है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स है वो पता चल गया, तो हम नंबर ऑफ एटम्स भी पता कर सकते हैं। कुछ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ होंगी, कुछ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ होंगी। अब हमें इस चैप्टर में करना है क्या है, हम एक्चुअली देखते हैं कि अगर मुझे प्रेशर और टेम्परेचर पता है तो क्या मैं वेलोसिटी पता कर सकता हूँ, या क्या मैं काइनेटिक एनर्जी पता कर सकता हूँ। अब आप बोलोगे इसमें तो बहुत सारे पार्टिकल्स थे, तो क्या सभी की काइनेटिक एनर्जी या सभी की वेलोसिटी सेम होती है? नहीं, लेकिन हम एवरेज एक काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं कि सभी की जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी एवरेज वैल्यू क्या है, वो हम इन दोनों के थ्रू बता सकते हैं। या अगर हमें एवरेज वेलोसिटी पता है तो क्या मैं टेम्परेचर बता सकता हूँ। इस तरह की कुछ चीज़ें हम डिराइव करेंगे, वो है अगले वीडियो में। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करने से पहले कुछ लॉज देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के हिसाब से हमारे पास वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज़्यादा यहाँ पर मैं इसको गर्म करूँगा तो इस गैस का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो एक्सपैंड होएगी, तो यहाँ पर ये पिस्टन ऊपर जाएगा, हमारे पास इस तरीके से वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। हाँ, वॉल्यूम विल बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा ये होना चाहिए केल्विन में। अब देखोगे यहाँ पर हमारे पास PATM है और यहाँ पर इसका भी कुछ वजन मिला लो तो गैस के ऊपर भी एक फिक्स्ड प्रेशर आ रहा है। तो ये कब होता है? जिस वक्त हमारे पास प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही हो जाता है हमारा चार्ल्स लॉ। तो V इज प्रोपोर्शनल टू T, या फिर मैं लिख सकता हूँ V अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट at a constant pressure। इसका मतलब V1 बाय T1 विल बी इक्वल टू V2 बाय T2। बहुत ही सिंपल। यहाँ पर हम कुछ ग्राफ्स भी बना सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास एक एक्सिस पे, क्या लें एक एक्सिस पे, देखो यहाँ पर मान लो मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो उसके हिसाब से वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। तो मैं टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो इस तरफ मैं लिख दूंगा टेम्परेचर की अलग अलग वैल्यूज़ पे मुझे वॉल्यूम की अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगी, तो इस तरफ हम वॉल्यूम मार्क कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास लीनियर वेरिएशन है, v इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट टाइम t। ऐसे केस में आप देखोगे कि हमारे पास ये ग्राफ जो आएगा वो लाइन आएगी, और वो लाइन ओरिजिन से पास हो रही होगी यहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास ग्राफ आना चाहिए। यहाँ पर टेम्परेचर इज इन केल्विन। हमारे पास स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कुछ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है इसलिए ये नहीं होगा, ये वाला करेक्ट हो सकता है। अच्छा, अगर हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके का भी सवाल आ सकता है कि ये हमें एक ग्राफ दिया हुआ है टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का, कुछ ऐसा, क्या ये ग्राफ सही है या गलत है? ये ग्राफ सही हो जाएगा अगर हमारा टेम्परेचर इज इन डिग्री सेल्सियस है। तो डिग्री सेल्सियस है मतलब हमारा 0 केल्विन यहाँ पर कहीं होगा, तो ये इस तरीके से अभी भी ग्राफ सही है। देखो, अलग अलग टेम्परेचर स्केल्स पे अगर हमारा डिग्री सेल्सियस है तो ये ग्राफ हो सकता है, केल्विन में है तो हमारे ओरिजिन से लाइन पास होनी ही है। इसको भी हम लिख सकते हैं, passes from origin।
यहाँ पर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर टेम्परेचर इज इन डिग्री सेल्सियस। देखते हैं नेक्स्ट लॉ। नेक्स्ट है बॉयल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हमने क्या देखा था, प्रेशर कांस्टेंट था। इस बार हमने सोचा अच्छा प्रेशर को वेरी करेंगे और इफेक्ट देखते हैं वॉल्यूम पे क्या होता है, लेकिन इस बार टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया गया। तो यहाँ पर हमने किया क्या है, टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट रखा गया है, राइट। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुई, अगर हम किसी चीज़ को कंप्रेस करते थे तो प्रेशर बढ़ जाता था, वॉल्यूम कम करते थे तो प्रेशर बढ़ जाता था, या फिर उसको एक्सपैंड कर देते हैं, उसका अगर हम वॉल्यूम बढ़ा देते हैं तो प्रेशर कम हो जाता था। प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होता था, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होता था। यहाँ पर हमारे पास जो ग्राफ्स वगैरह बना करके रिजल्ट देखा गया, उससे हमें पता चलता है कि प्रेशर इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/v, या फिर आप लिख सकते हो वॉल्यूम इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/p, या फिर इसी को लिखने का और एक तरीका हो सकता है वॉल्यूम इनटू प्रेशर विल बी अ कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका ग्राफ बनाया जा सकता है हमारे पास इस तरीके से, ये है हमारा वॉल्यूम, ये है हमारा प्रेशर। हमारा ग्राफ देखो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमारा ग्राफ इस तरीके का कुछ आ जाएगा। हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा था, चार्ल्स लॉ में हमने क्या देखा था कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अभी हम पढ़ रहे हैं बॉयल्स लॉ में, बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा है कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू 1/प्रेशर। इन दोनों को ही आप कंबाइन कर दो तो इससे आपको पता है क्या मिलेगा, इससे आपको मिलेगा वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अपॉन प्रेशर, या फिर आप लिख सकते हो PV/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, देखते हैं। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, एयर बबल इज 40 मीटर डीप अंडर वाटर एट 18 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हमारे पास कहीं पे पानी भरा हुआ है और यहाँ से हम नीचे आए हैं 40 मीटर, और यहाँ पर कहीं पर इस लेवल पे हमारे पास एक है एयर का बबल जिसकी वॉल्यूम जो है वो है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। ऑलराइट, what will be its volume near the surface where the water temperature is 27 डिग्री सेल्सियस। मान लो अगर ये यहाँ से राइज होगा और इस तरीके से ऊपर आएगा तो यहाँ पर आकर के उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। यहाँ पर टेम्परेचर था 18 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर के बारे में क्या बात है, यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रेशर होगा जो होगा PATM। यहाँ पर हमारे पास प्रेशर कितना हो जाएगा, अब हम फ्लूइड्स पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर प्रेशर होगा PATM प्लस ρGH। ऑलराइट, तो हमें अलग अलग जगह का प्रेशर पता है, हमें अलग अलग जगह का टेम्परेचर पता है, और हमें वॉल्यूम में रिलेशन बताना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, PV/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या मैं लिख सकता हूँ, P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया है। अब वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 5 क्यूबिक सेंटीमीटर। कैसे आया, सॉल्व करते हैं। मान लो ये थी मेरी सिचुएशन नंबर 1, ये थी हमारी सिचुएशन नंबर 2। हमारे पास P1 की वैल्यू कितनी है, P1 की वैल्यू है 1 ATM विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 × 10⁵ पास्कल। क्या मैं P2 बता सकता हूँ, P2 यानी यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, हो जाएगा PATM प्लस ρGH। PATM की वैल्यू कितनी होती है, PATM प्लस ρGH लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10⁵ पास्कल प्लस डेंसिटी, किसकी डेंसिटी, पानी की डेंसिटी जो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट में आएगा है ना।
ग्रेविटी की वैल्यू मान लेते हैं हम 10 और हाइट की वैल्यू दी है 40, तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास कितना आ जाता है 10⁵, ये है 4 इंटू 10⁵, तो 1+4 यानी कि 5 इंटू 10⁵ पास्कल हमारे पास प्रेशर आ गया P2 पे। ऑलराइट, हमारे पास अब इक्वेशन लगा देनी है हमें P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अब बस न्यूमेरिक वैल्यूज रखते हैं। P1 इज इक्वल टू 10⁵, V1 की वैल्यू V1 हमें पता करना है अपॉन T1 की वैल्यू है 27, P2 की वैल्यू कितनी है, P2 की वैल्यू है 5 इंटू 10⁵, V2 यहाँ पर वॉल्यूम कितना है वो हमें दिया हुआ है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कितना है वहाँ पर 18, और आप इसे सॉल्व करोगे तो V1 की वैल्यू आ जाती है 5 इंटू 3/2 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7.5 cc, और इससे आता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, और ये गलत आंसर हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि हमारी ये जो इक्वेशन है इसमें टेम्परेचर किस में होता है, टेम्परेचर होता है केल्विन में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ पर ये जो मैंने 27 और 18 टेम्परेचर लिखे हैं ये एक्चुअली मैंने गलत लिखा है। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 27 प्लस 273, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 18 प्लस 273। अब ये हमारा आंसर नहीं आएगा, यहाँ से हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे, अप्रॉक्सीमेट करना पड़ेगा। देखो ये 10⁵ से 10⁵ कट जाएगा, V1 की वैल्यू आ जाती है 5 cc मल्टीप्लाइड बाय 27 प्लस 273, ये इधर ऊपर चला जाएगा विच इज़ इक्वल टू 300, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 273 प्लस 18 291 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू आप 1 मान सकते हो, ऑलमोस्ट 1 के आसपास। तो आंसर आ जाएगा हमारा 5 cc विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से सी हमारा करेक्ट आंसर होता है। गैस लॉज में अगला लॉ है गे-लुजैक्स लॉ। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट होती है V इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसके कारण हमारे पास प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर अगेन टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन, और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में जितना भी सामान होता है एक बार ढक्कन बंद कर दिया तो ये एक्सपैंड तो नहीं होता है, थोड़ा बहुत थर्मल एक्सपेंशन होता होगा, उसको इग्नोर कर दो। तो यहाँ पे जो भी गैस रहेगी वो एक्सपैंड नहीं हो सकती, उसका वॉल्यूम फिक्स है। तो जैसे जैसे मैं इसे हीट करूँगा इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका प्रेशर बढ़ने लगता है। एक टाइम आता है कि प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये सीटी को ढक्कन भी ऊपर उठा करके यहाँ से गैस बाहर निकल जाती है, फिर वो सीटी बजने लग जाती है। लेकिन ये हमारा गे-लुजैक्स लॉ हो गया। इसका भी हम ग्राफ बना लेते हैं। हमारे पास इस तरीके से अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा तो मेरे को प्रेशर में कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगा, जो कि एक स्ट्रेट लाइन की तरह होना चाहिए जो कि ओरिजिन से पास होएगी, अगर हमारे पास यहाँ पर ये केल्विन में है तो। अच्छा, यहाँ पे मैं देखता हूँ P इज़ प्रोपोर्शनल टू T है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि P डिवाइडेड बाई T इज़ अ कांस्टेंट, यानी कि P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आगे चलते हैं। गैस लॉज में हमारे पास और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हाइपोथेसिस आई जो कि एवोगाड्रो ने दी थी। एवोगाड्रो ने क्या बोला कि अगर हमारे पास इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैं तो सभी में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो पहले तो हम इसको लिख लेते हैं कि बोला क्या गया था। हमारे पास बोला गया इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर of molecules at same pressure and temperature। अब समझते हैं यहाँ पे हुआ क्या। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है इस तरीके से, जो है 1 लीटर उसकी वॉल्यूम है,
और उसमें मैंने गिन लिए कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो वैल्यू आ जाती है n। फिर मेरे पास और एक कंटेनर है यहाँ पर, उसका भी वॉल्यूम है 1 लीटर। अगर दोनों का सेम प्रेशर है P एंड T, प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों सेम है, हम गैस करके बता सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स फिर से उतने ही आ जाएंगे, सारी की सारी चीज़ें बराबर है। अगर मैं इन दोनों को ही ऐड कर दूं तो देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से वॉल्यूम हो जाएगा 2 लीटर। और हमारे पास क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का सेम था, तो दोनों को ऐड कर दोगे आप एक बड़े कंटेनर में डाल दोगे, उसका वॉल्यूम हो जाएगा 2 लीटर। और यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स अब हो जाएंगे 2n। तो यहाँ पे हम एक्चुअली देखते हैं हमारे पास जो लॉ निकल के आ जाता है वो हो जाता है वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। यही है एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। अब तक हमने बहुत सारे गैस लॉस पढ़ लिए, कभी प्रेशर कांस्टेंट होता है, कभी वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, कभी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, लेकिन इन सबको मिला जुला करके क्या हम एक यूनिवर्सल गैस लॉ बना सकते हैं? तो अब हम वही करने वाले हैं। देखो हमारे पास सबसे पहले था चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या बोला गया था कि हमारे पास वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है अगर P है कांस्टेंट, करेक्ट। फिर हमारे पास दूसरा था बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या बात बोली गई, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन प्रेशर अगर हमारा टेम्परेचर है कांस्टेंट, राइट। फिर हमारे पास आई एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। उनने क्या बोला, उनने बोला कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स, या फिर आप इसको बोल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स, एक ही बात हो जाएगी, अगर हमारा प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट, राइट। यहाँ पर देखो V इज प्रोपोर्शनल टू T, V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P एंड V इज प्रोपोर्शनल टू N। तो हमारे पास कुछ ऐसा निकल के आ जाता है कि इन तीनों से ही मिला करके मैं बना सकता हूँ वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू Tn अपॉन P, राइट। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा V इज इक्वल टू, उस कांस्टेंट को R बोला गया, यहाँ पर T है ही सही, हमारे पास N है ही सही, हमारे पास P है ही सही। अब इसी को रीअरेंज करके लिख दिया जाता है PV इज इक्वल टू nRT। यही है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। ये हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन आ गई है। यहाँ पर P होता है प्रेशर, V होता है वॉल्यूम, N is number of moles, T is temperature in Kelvin and R is universal gas constant। तो भी हम लिख लेते हैं R is universal gas constant। अच्छा, इसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू होती है 8.314। इस कांस्टेंट की कुछ यूनिट्स भी होंगी, क्या हम इसकी यूनिट पता कर सकते हैं? देखो यहाँ से इसी को मैं रीअरेंज करके क्या लिख सकता हूँ, R इज इक्वल टू PV अपॉन NT। प्रेशर होता है हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय NT। यहाँ पर आप देखोगे एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास फोर्स इनटू लेंथ, ये क्या चीज़ हो जाती है, ये हो जाती है हमारा वर्क डन। तो आप इसको बोल सकते हो दिस इज जूल, राइट। वर्क डन जूल में होता है, जूल पर मोल, और नीचे हमारे पास टेम्परेचर के लिए केल्विन भी आ जाएगा। तो हमारे पास यूनिट आ जाती है, SI यूनिट विल बी जूल पर मोल केल्विन। अच्छा, ये जो वैल्यू है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही रखना है। साथ में और एक वैल्यू है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हीट और एनर्जी की कैलकुलेशन में हम जूल की जगह कैलोरी का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर जूल की जगह अगर मैं कैलोरी का यूज़ करना चाहूँ तो इसी को मैं डिवाइड कर दूंगा 4.18 से, राइट। तो ये वैल्यू हमारी फिर कैलोरी पर मोल केल्विन में हो जाएगा और आप देखोगे यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली उसकी वैल्यू आ जाती है 2।
दिस आर की ही वैल्यू एक और होती है जो आपको याद रखनी है, वो हो जाती है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। ये दो वैल्यूज आपको याद रखनी है। और एक चीज़, ये n क्या चीज़ है इसको भी देख लेते हैं। हमारे पास जो n है वो है नंबर ऑफ मोल्स। अगर हमारे पास बहुत सारे एटम्स हैं, मान लो 500, 1000, करोड़ 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 करोड़, इतने सारे एटम्स हैं, है ना, तो इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको हम एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होता है, इसकी वैल्यू होती है n टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, राइट। या फिर इसी को पता करने का और एक तरीका होता है कि हमारे पास टोटल मास कितना है डिवाइडेड बाय हमारा मॉलिक्यूलर मास कितना है। इस तरीके से आप n की वैल्यू भी पता कर सकते हो। ऑलराइट, अगर इसी इक्वेशन में n की जगह पर मैं लिख दूं n डिवाइडेड बाय Na, तो ये इक्वेशन क्या बन जाती है, हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन बन जाएगी PV इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाय Na इंटू RT। ये अभी तक नंबर ऑफ मोल्स थे, हम किस तरीके से बात करते हैं, 2 मोल गैस है, 10 मोल गैस है, 20 मोल गैस है। अभी कैपिटल N है, हर एक एटम को गिनो 20,000 करोड़ इंटू समथिंग समथिंग, कितनी बहुत सारे नंबर हो गए। साथ में डिनोमिनेटर में भी उसी ऑर्डर का एक नंबर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखो, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ, R डिवाइडेड बाई Na कर दूँ, तो वो भी एक कांस्टेंट होगा, क्योंकि R अपने आप में एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट था, Na भी एक कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमारे पास गैस इक्वेशन का ही दूसरा फॉर्मेट आ जाता है, वो हो जाता है PV इज इक्वल टू N, R डिवाइडेड बाई Na को हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वो हो जाता है हमारा KB मल्टीप्लाइड बाय T। हमारे पास ये KB, दिस KB इज बोल्ट्जमैन BOLTZMANN कांस्टेंट, और इस KB की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻³ जूल पर केल्विन। अब यहाँ से मोल हट चुका है। बस ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी। हमने आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ा। हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT, P से प्रेशर, V से वॉल्यूम, N इज नंबर ऑफ मोल्स, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर इन केल्विन। अच्छा, मुझे कौन बता सकता है PV अपॉन RT की वैल्यू फॉर 1 मोल गैस? गैस कोई भी हो सकती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसकी वैल्यू क्या आएगी? देखो, यहीं से आप रीअरेंज कर सकते हो, तो वो आ जाता है PV अपॉन RT इज इक्वल टू N, और नंबर ऑफ मोल 1 मोल की बात करें तो इसकी वैल्यू आती है 1। इसकी वैल्यू आनी चाहिए 1, इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। तब मैं इसका ग्राफ बना सकता हूँ इस तरीके से। हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्या चीज़ वेरी करा है, यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, प्रेशर भी वेरी हो सकता है, वॉल्यूम भी वेरी हो सकता है, टेम्परेचर भी वेरी किया जा सकता है। तो आप किसी भी चीज़ को वेरी कराओ, इस लॉ के हिसाब से, इस रूल के हिसाब से बाकी चीज़ें अपने आप एडजस्ट होंगी, इस तरीके से कि PV अपॉन RT की वैल्यू हमेशा N के बराबर आएगी, और क्योंकि नंबर ऑफ मोल 1 था तो इसकी वैल्यू हमेशा आनी चाहिए 1। तो यहाँ पे आप प्रेशर की वेरिएशन ले लो, इस तरीके से वैल्यू आएगी हमारी यहाँ पर 1, राइट। 1 हमारी वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन ऐसा कब होगा? जब आइडियल गैस की बात आ रही होगी, यानी कि ये लॉ एग्जैक्टली फॉलो हो रहा है। दिस इज फॉर आइडियल गैस। हमारी रियल लाइफ में जो गैसेस होती है, रियल गैसेस जिनको बोला जाता है, वो आइडियल गैस बिहेवियर से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है। तो उनके लिए ये वैल्यू एग्जैक्टली 1 रहने की बजाय थोड़ी कम या ज़्यादा होती है। प्रेशर में चेंजेस के हिसाब से वो कम या ज़्यादा भी होती है। तो इसका जो एक्सपेरिमेंटली ग्राफ पता किया गया है वो इस तरीके से होता है, ऐसा कुछ जाएगा। ये है मान लो T1, ये है T2। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि इस तरीके से हमें कुछ ट्रेंड्स मिलते हैं। हमने y एक्सिस पे क्या प्लॉट किया था, PV अपॉन RT। और एक बात बताओ,
जिस वक्त पीवी अपॉन आरटी की वैल्यू 1 के बराबर आ जाए, यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन वहाँ फॉलो आ रही है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारी जो गैस है, भले वो रियल गैस है, लेकिन उस वक्त आइडियल गैस की तरह वो बिहेव कर रही है। तो यहाँ पे 1 इसकी वैल्यू कहाँ कहाँ आ रही है, एक यहाँ आ रही है, दूसरी यहाँ पे आ रही है। लेकिन ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, ये कोई खास वैल्यू नहीं है। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो वैल्यू यहाँ आती है, दूसरे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो वैल्यू यहाँ आती है। तो अलग अलग जगह पे हमें वैल्यूज़ देखने को मिल रही है। ये वैल्यूज़ कोइंसिडेंस है, इनका हमें कोई काम नहीं है। हमारे काम की एक वैल्यू ज़रूर ये है कि जब प्रेशर को आप ज़ीरो के पास लाते जाते हो तो हमारे पास पी वी अपॉन आर टी की वैल्यू 1 आ जाती है। यानी कि लो प्रेशर पे कोई सी भी गैस हो वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। इसी को हम लिख देंगे, एट लो प्रेशर रियल गैसेस बिहेव लाइक आइडियल गैसेस। अच्छा, यहाँ पर लो प्रेशर की सिचुएशन ये हमें एक्सपेरिमेंट से पता चला। एक और कंडीशन होती है एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। बस हमें ये वैल्यू याद रखनी है कि जब भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा और प्रेशर बहुत कम होगा, उस वक्त हमारे पास गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। ऐसा क्यों होता है, इसको हम आने वाले सेकेंड वीडियो में देखने वाले हैं। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि एनसीईआरटी बुक में भी है। PV upon T for 100 gram oxygen gas is plotted against pressure at x-axis. What will be the approximate value of y-axis intercept in SI unit? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास x एक्सिस पे हमें बताया गया है प्रेशर है और y एक्सिस पे है PV अपॉन T। हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT। हमसे पूछा गया व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ y एक्सिस इंटरसेप्ट इन SI यूनिट। तो y एक्सिस इंटरसेप्ट क्या होता है, इसको हमारा ग्राफ कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू क्या आएगी, तो हमें ये पता करना है। हमें पता करना है PV डिवाइडेड बाई T जिसकी वैल्यू होती है NR। आप N पता कर सकते हो यहाँ से, R की वैल्यू आपको पता ही है। यहाँ पे बताओ SI यूनिट में इसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या आती है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखो कैसे, PV अपॉन T इज इक्वल टू NR। यहाँ पर N होता है नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू क्या होती है, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय R, हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। मास हमें दिया हुआ है 100 ग्राम और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाता है, वो होता है 32 ग्राम, है ना। O2 है तो हमारे पास O2 का होता है 32 ग्राम पर मोल। ऑलराइट, R की वैल्यू होती है 8.314। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, आप इसको मान सकते हो। अप्रॉक्सीमेट पता करना है हमें तो ये आ जाता है 4। 100 डिवाइडेड बाई 4 ये हो जाता है हमारे पास 25। तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 विच इज ऑप्शन नंबर सी, और यही हमारा आंसर है। गैस लॉज में हमने 3 लॉज पढ़े। अब तीनों के ग्राफ्स को समझ लेते हैं, किस तरीके से ग्राफ्स को कंपेयर किया जा सकता है। तो सबसे पहला लॉ जो हमने पढ़ा है वो है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में क्या होता है, चार्ल्स लॉ में हमारे पास वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट P। तो इसका जो ग्राफ होता है वो हमें पता है किस तरीके का आएगा। हमारे पास इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। ये ओरिजिन से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन, ये मान लो एक लाइन है। दूसरा इसका एग्जांपल हो सकता है कि यहाँ से इस तरीके से हमारे पास दूसरी स्ट्रेट लाइन इस तरीके से भी आ जाए। इसको मैं बोल दूंगा 2 और दूसरी वाली लाइन को मैं इसको बोल देता हूँ 1। तो ये स्ट्रेट लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं। अब यहाँ पर हम हमारी आइडियल गैस इक्वेशन की मदद लेंगे। हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT। आइडियल गैस इक्वेशन की मदद से मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू NR अपॉन P टाइम्स T। यहाँ पर NR अपॉन P क्या चीज़ हो गई,
यहाँ पर ये हो गया इस लाइन का स्लोप। अच्छा, इन दोनों में से किस लाइन का स्लोप ज़्यादा है? हमें देख के ही पता चल रहा है कि स्लोप ऑफ 2 इज़ मोर देन स्लोप ऑफ 1। वो 2 वाली लाइन ज़्यादा स्टीप है, ये जो एंगल है ज़्यादा है, ये वाला एंगल छोटा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? स्लोप ऑफ 2 इज़ मोर देन स्लोप ऑफ 1, यानी कि एन आर अपॉन P2 इज़ मोर देन एन आर अपॉन P1। और ये जो एन आर है, ये अगर सेम ही नंबर ऑफ मोल्स के लिए बात हो रही है और आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वो दोनों कट जाएंगे, हमें पता चल जाएगा P1 इज़ मोर देन P2। यही हमें यहाँ पर पता करना था, P1 इज़ मोर देन P2, ये हम इस तरीके से बोल सकते हैं। अब देखते हैं हमारा दूसरा जो लॉ था, चार्ल्स लॉ हो गया। दूसरा लॉ कौन सा था? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में हमारे पास होता है प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर T। क्या किया जाता है इसमें? मान लो कि इस तरीके से हमारे पास पिस्टन है, पिस्टन का वॉल्यूम हमने बढ़ा दिया तो हम देखते हैं उसके अंदर प्रेशर कम हो गया, या पिस्टन का वॉल्यूम कम कर देते हैं तो फिर पता चलता है उसके अंदर प्रेशर बढ़ चुका है एट सेम टेम्परेचर। तो हम वॉल्यूम कम ज़्यादा करते हैं और देखते हैं उसके साथ प्रेशर का क्या चेंज हो रहा है। तो एक्स एक्सिस पे होता है हमारे पास वॉल्यूम, वाई एक्सिस पे होता है हमारे पास प्रेशर। और किसी भी टेम्परेचर टी पे हमारे पास प्रेशर इंटू वॉल्यूम की वैल्यू सेम आएगी। देखो यहाँ से भी हम देखते हैं, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूँ तो ये पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट आता है ना। तो आइडियल गैस लॉ से भी हमें यही पता चलता है। तो हमारे पास इस तरीके से एक ग्राफ आ जाएगा। दिस इज लेट से ग्राफ नंबर 1। सिमिलरली अब मैं मान लो टेम्परेचर बढ़ा दूं या कम कर दूं, टेम्परेचर में चेंज कर दिया तो क्या होगा? PV इज इक्वल टू NRT में मैंने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो PV का प्रोडक्ट भी बदल जाएगा। हमें अब दूसरा ग्राफ मिलेगा कुछ इस तरीके का, ऐसा। दिस इज ग्राफ नंबर 2। हम पता करना चाहते हैं इसमें से टेम्परेचर अलग अलग है तो किसका टेम्परेचर ज़्यादा है। यहाँ पर इसका टेम्परेचर होगा T2, इस वाली का टेम्परेचर होगा मान लो T1। अब हम कैसे पता करें T1 और T2 में कौन सी वैल्यू बड़ी है? बहुत ही आसान है, PV फॉर 2 इज़ मोर देन PV फॉर 1। समझे? किसी भी पर्टिकुलर वॉल्यूम पे आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रेशर कम था, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कम होगा। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ NRT2 इज़ मोर देन NRT1, या फिर मैं लिख सकता हूँ T2 इज़ मोर देन T1। यहाँ हम लिख देंगे T2 इज़ मोर देन T1। यही हमें बस देखना था कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है। अब लास्ट लॉ जो हमने पढ़ा था, गेलोजैक्स लॉ, इसमें हम पढ़ते हैं प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वो जो कुकर वाला एग्जांपल होता है। ऑलराइट, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसे आएगा? हम टेम्परेचर कम या ज़्यादा करेंगे एक प्रेशर कुकर का और देखेंगे उसके अंदर प्रेशर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो टेम्परेचर में हम चेंजेस करते हैं और फिर उसके हिसाब से देखते हैं प्रेशर की वैल्यू कम या ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रेशर आ जाएगा इस तरीके से। आइडियल गैस लॉ के हिसाब से हमारी जो इक्वेशन बनती है वो क्या होती है? PV इज इक्वल टू NRT होता है। यहाँ से आ जाएगा P इज इक्वल टू NR अपॉन V टाइम्स T। ऑलराइट, इसके ग्राफ किस तरीके के बनेंगे? यहाँ से भी हमें मिलेगी स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास होती है। ये है मान लो ग्राफ नंबर 1, और इसी तरीके से हमारे पास दूसरा ग्राफ होगा। यहाँ पर ये एक और स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है। इन दोनों लाइंस के बारे में आप क्या कह सकते हो? इन दोनों ही लाइंस का वॉल्यूम अलग अलग हुआ जो भी केस है, अगर नंबर ऑफ मोल सेम है तो इन दोनों लाइंस के बारे में और क्या बोल सकते हैं? देखो, इस वाली लाइन का स्लोप ज़्यादा है, इस वाली लाइन का स्लोप कम है, तो यही चीज़ मैं लिख दूंगा, स्लोप ऑफ 2 इज मोर देन स्लोप ऑफ 1। स्लोप ऑफ 2, इस लाइन का स्लोप क्या है? y इज इक्वल टू mx। m क्या है? y यानी कि प्रेशर, x यानी कि x एक्सिस पे क्या है? टेम्परेचर। तो ये जो स्लोप है वो क्या है? NR अपॉन V।
हम लिख देंगे एन आर अपॉन वी फॉर 2, है ना, सेकेंड वाली लाइन की बात हो रही है, इज मोर देन एन आर अपॉन V1, और यहाँ से हमें पता चल जाता है V1 इज मोर देन V2। हम लिख देंगे V1 इज मोर देन V2। तो बस यही हमें ट्रेंड्स चेक करने होते हैं। आपसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, कुछ ग्राफ दे दिए जाएंगे इस तरीके के, बोला जाएगा T1 या T2 में बताओ क्या रिलेशन है, कौन सा बड़ा है, या हो सकता है यहाँ पे एक और ऐसे इस तरीके से T3 हो। बहुत सारे ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। सारी की सारी चीज़ें आप PV इज इक्वल टू NRT आइडियल गैस इक्वेशन से ही ड्रॉ कर सकते हो। आइडियल गैस इक्वेशन का सबसे बेसिक क्वेश्चन, लेकिन इसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आइडियल गैस एट STP। STP क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर होता है 1 atm, या फिर एग्जैक्टली वो हो जाता है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। कैसे सॉल्व करोगे? हमें वॉल्यूम पता करना है, PV इज इक्वल टू NRT होती है हमारे पास इक्वेशन, वॉल्यूम इज इक्वल टू NRT अपॉन P। हमारे केस में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1 मोल की बात हो रही है, तो 1 मोल के लिए N की वैल्यू रख देंगे 1, मल्टीप्लाइड बाय R की वैल्यू है 8.314, टेम्परेचर की वैल्यू है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 0 नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे 273.15 केल्विन में हमें वो लिखना होता है, डिवाइडेड बाय प्रेशर है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल ऐसा ही यूनिट ही है, तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से आप इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे, ये कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा अगर आपको प्रिसाइज कैलकुलेशंस करनी है। तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 22.4 लीटर्स। तो यही हमें पता करना है, एक मोल अगर हमारे पास कोई भी गैस है उसकी जो वॉल्यूम होगी वो होगी 22.4 लीटर। तो हमारी वो जो बड़ी बाल्टी होती है उसका वॉल्यूम भी लगभग 20 लीटर के आसपास होता है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा और हमारे पास होगी, तो वो 1 मोल हमारे पास कोई भी गैस हो सकती है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा सवाल, हाउ मैनी एटम्स ऑफ हीलियम गैस विल फिल अ स्फेरिकल बलून ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm गैस प्रेशर? हाउ मैनी एटम्स है, पहली बात तो हमें नंबर ऑफ मोल्स पता नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करोगे आप? इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए सबसे पहले तो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT हमें पता होनी चाहिए। हमें मानना ही पड़ेगा कि हीलियम आइडियल है, नहीं तो हम इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। प्रेशर हमें दिया हुआ है, करेक्ट। वॉल्यूम क्या हमें दिया हुआ है? हम वॉल्यूम पता कर सकते हैं, हमें डायमीटर दिया हुआ है, तो इससे हम रेडियस पता कर लेंगे और हमारे पास आ जाएगा 4/3 पाई r³ से वॉल्यूम। R की वैल्यू हमें पता है, T की वैल्यू हमें पता है, इन सभी से हमारे पास N यानी नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पता चल जाएगी। लेकिन क्या वो हमारा आंसर है? हमें नंबर ऑफ मोल नहीं, हमें टोटल नंबर ऑफ एटम पता करना है, कैपिटल N, जिसकी वैल्यू होती है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एक मोल में कितने एटम होते हैं, Na एवोगाड्रोस नंबर। तो अब ये सब वैल्यूज़ रखो, इसको सॉल्व करो और अपना आंसर कमेंट करना, ये आपके लिए होमवर्क सेशन है। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और डोनेट कर देना यार, ताकि मैं और भी इस तरह के वीडियोस आपके लिए बना के ला पाऊँ। इसके लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो या फिर CrashCap@UPI पे डायरेक्ट डोनेट कर सकते हो। वैसे मैं गोवा में कहीं तो घूम रहा हूँ, आ जाओ गोवा, मिलते हैं। ब्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।